दोस्तों, ये हमारा हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स है। ये सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब में ये काम की हैं और आपके लिए स्पेशल नोट्स इसमें मिल जाएंगे, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास पर नोट्स है, 35 प्रसिद्ध लेखकों एवं रचनाकारों पर पूरे के पूरे नोट्स हैं, वन लाइनर, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और पुरस्कारों से संबंधित नोट्स और प्रैक्टिस सेट भी है। तो ये सभी प्रैक्टिस सेट और सारे वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उस निबंध का सारांश क्या है, क्योंकि ये निबंध लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगा हुआ है। हमारा प्रयास ये है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में रचनाएं लगी हुई हैं उन पर हम धीरे धीरे करके बहुत छोटी छोटी क्लासों में आपको उसके सारांश को, उसके मूल कथ्य को समझा सकें, ताकि आप कभी भी परीक्षाओं में यह न महसूस कर सकें कि आपने पाठ्यक्रम में लगी हुई इस रचना को तो पढ़ा ही नहीं है। इसी बात को क्रम में रखते हुए हम आज बालकृष्ण भट्ट के प्रसिद्ध निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इस निबंध के मूल सारांश को समझेंगे। तो बस 8 से 10 मिनट का समय अपने पास सुरक्षित रख के इसे पढ़िएगा। शुरुआत करते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 3 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। गर्मियों के दिन, एकदम जून का आप समझ ही रहे हैं कि कितनी गर्मियां होती हैं, उसी से ध्यान रखें। 3 जून 1844 इलाहाबाद में। अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप की प्रसिद्धि के लिए वे जाने जाते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। बालकृष्ण भट्ट जी अपनी सूझबूझ, निर्भीकता, खरा सत्य लिखने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने समय की तमाम बुराइयों पर प्रहार किया। बाल विवाह, स्त्रियों की शिक्षा, जाति आधारित भेदभाव, ब्रिटिश शासन के अत्याचारों एवं अन्यायों पर इन्होंने मुखर होकर के लिखा। अब देखिए, जब आप इन सारी विशेषताओं को ध्यान में रखेंगे बालकृष्ण भट्ट के, तो कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अगर आपसे पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य बालकृष्ण भट्ट की लेखनी में नहीं था, तो आप सभी जानते हैं कि बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, जाति आधारित भेदभाव, ब्रिटिश शासन के अत्याचारों और अन्यायों पर इन्होंने लिखा। ये किसी भी प्रकार की अराजक शक्तियों के पक्षधर नहीं थे, उसके विरोध में थे, ये ध्यान रखना है। अपने निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि समाज किस दौर में किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसके मूल्य और सामाजिक मर्यादाएं कितनी बेहतर और सकारात्मक रही हैं, इन सभी का ज्ञान उस दौर के साहित्य के अध्ययन से समझा जा सकता है। यानी किसी दौर का समाज कैसा रहा है उसे समझने के लिए उस दौर का साहित्य अगर आप पढ़ लेंगे तो आप बखूबी समझ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि साहित्य क्या है? जनसमूह के हृदय का विकास है। हृदय जितना विकसित हुआ होगा, मन, मस्तिष्क, चेतना और संवेदना जितनी विकसित हुई होगी, समाज उतना ही बेहतर रहा होगा, और जितना इन चीज़ों की कमी रही होगी, समाज उतना ही ज़्यादा कमज़ोर रहा होगा। तो ये उद्देश्य उनके निबंध का रहा है। आगे देखते हैं। निबंध की पहली ही पंक्ति पूरे निबंध का सारांश कह देती है। क्या है वो पंक्ति? कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। दरअसल साहित्य का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो आदर्श ही माना गया है। वो मनुष्य जीवन के, मनुष्य के समाज की उन्नति के लिए हमेशा एक आदर्श प्रस्तुत करता है साहित्य। तो कोई भी देश हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे श्रीलंका का हो, नेपाल का हो, पाकिस्तान का हो, वहाँ का साहित्य जो लिटरेचर है वो मनुष्यों के हृदय को और उसके आदर्श रूप को ही प्रकट करता है। इसे उन्होंने लिखा है। अर्थात उस दौर के मनुष्यों के विचार उच्च थे अथवा निकृष्ट, इस बात का ज्ञान साहित्य के अध्ययन के माध्यम से जाना जा सकता है। इसलिए वे साहित्य को जनसमूह के चित्त का चित्रपट कहते हैं। अब देखिए, चित्त का चित्रपट यानी किसके चित्त में क्या चल रहा है उसका चित्रपट, माने सिनेमा के तौर पे आप उसके साहित्य को देख सकते हैं। बहुत सुंदर बात है ये, इसे ध्यान रखिएगा। चित्रपट का मतलब है सिनेमा का पर्दा या जिन पर सारे छायाचित्र छपे होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय जनसमूह के चित्त और व्यवहारों में आने वाले परिवर्तनों को
रामायण और महाभारत की कथा के आधार पर परखते हैं। रामायण में भारतीय मनुष्य का वह रूप दिखाई पड़ता है जहां भाई भाई के लिए समस्त संपदा का त्याग कर देता है। वहीं महाभारत की कथा में राज्य और संपदा के लिए भाई भाई का वध भी कर देता है। अब देखिए, साहित्य में उस दौर के समाज का ये चित्रांकन है। रामायण का वह दौर कितना आदर्शमय है, और वहीं महाभारत की कथा में ऐसा है कि भाई भाई का वध कर रहा है संपत्ति और राज्य के लिए। तो आप उस समाज को समझ सकते हैं इस साहित्य के माध्यम से। इन दोनों भारतीय कथाओं के माध्यम से वे भारतीय जनसमूह के बदलते हुए चित्र को दर्शाते हैं कि वैदिक काल का मानव निश्चल था, प्रकृति से प्रेम करता था, दांवपेच उसे नहीं आता था, किंतु महाभारत काल में श्री कृष्ण की चातुरी बुद्धि, राजनीतिक नियम भारतीय जनसमूह की बदलती हुई बुद्धि का परिचय देती है। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने बहुत आसानी से कह दी कि वैदिक काल का आदमी जो मनुष्य था वो प्रकृति से प्रेम करता था, कोई दांवपेच नहीं अपनाता था। लेकिन जैसे ही महाभारत काल आता है, देखिए आप कृष्ण की चातुरी बुद्धि, देखिए सारे नियम और नैतिकताओं को ताक पे रख के युद्ध लड़ा जाना। वो साहित्य दर्शाता है उस समाज के स्वरूप को। आगे देखिए, भट्ट जी इस बात को यूं लिखते हैं कि शत्रु संहार और निज कार्य साधन निमित्त व्यास ने, शत्रु का संहार और निज कार्य, अपना कार्य साधन निमित्त व्यास ने महाभारत में जो उपदेश दिए हैं और राजनीति की जो काटब्योंत जैसी दिखाई है, उसे सुनकर बिस्मार्क सरीखे इस समय के राजनीतिक के मर्म में कुशल पुरुषों की अकिल भी चरने चली जाती होगी। यानी बिस्मार्क बड़ा राजनीतिज्ञ माना जाता है आधुनिक दौर का, उसकी भी बुद्धि जो है, उसकी अकिल भी चरने चली जाती होगी व्यास जी की बुद्धि देख करके, जिसमें शत्रु का संहार करने के लिए किसी भी तरीके के नियम नैतिकताएं तोड़ी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये बालकृष्ण भट्ट चोट करते हैं ऐसे दौर के समाज पर। जो लोग महाभारत काल को बहुत आदर्श रूप में देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी उस पर चोट करते हैं कि ये भारतीय समाज के लिए बहुत घातक दौर था। बालकृष्ण भट्ट जी अपने इस निबंध में वाल्मीकि के रामायण और व्यास के महाभारत के आधार पर, पूरे निबंध में वाल्मीकि का रामायण और व्यास का महाभारत दोनों को आधार बना करके ही लिखा गया है, बताया कि मनुष्य कितना बदल गया है, उसका स्वभाव कितना बदल गया है। आगे वे लिखते हैं कि वाल्मीकि ने जिन जिन बातों को अवगुण समझ अपनी कल्पना के प्रधान नायक रामचंद्र में बरकाया था, वे ही सब व्यास के समय में गुण हो गई। यानी राम के लिए जो दुर्गुण मानते थे कि राम के लिए ऐसा गुण जो है शोभा नहीं देता, वाल्मीकि ऐसा मानते थे, व्यास ने उन्हीं गुणों को अपने नायक में दिखाया, वो नायक का चरित्र हो गया वो दुर्गुण। इस निबंध के अंत में वे संस्कृत भाषा के पराभव और पाली प्राकृत और अपभ्रंश के विकास के साथ साथ जैनियों, बौद्धों और तांत्रिकों के मतांतरों के कारण भारतीय समाज में विभाजित होने का कारण मानते हैं। वे मानते हैं कि संस्कृत का पराभव होता है, पाल प्राकृत अपभ्रंश का विकास होता है, जैन और बौद्ध और तांत्रिक ये सभी जो है भारतीय समाज के विभाजित होने का कारण बनते हैं। भारतीय जनसमूह के बीच जाति, पंथ और संप्रदायों के कारण बढ़ती हुई दूरी का मुख्य कारण वे पुराणों के चलन को मानते हैं। अब देखिए, आपसे कभी भी प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, यूजीसी नेट या पीजीटी वगैरह के लेवल की, उन सब में ये बहुत काम का है, टिस्टी पिस्टी में भी, कि बालकृष्ण भट्ट भारतीय जनसमूह के जाति, पंथ और संप्रदायों में विभाजित होने का कारण किसे मानते हैं? तो मुख्य कारण वे पुराणों के चलन को मानते हैं। ठीक, इस प्रकार बालकृष्ण भट्ट जी भारतीय साहित्य परंपरा में मनुष्य की प्रवृत्तियों और उनके मूल्यों में आने वाले बदलावों को समझने समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही विभिन्न विचारों और मतों का साहित्य पर जो प्रभाव पड़ता है उसे परखने की सलाह देते हैं, और किसी भी देश की जनता की मनस्थितियों को समझने के लिए साहित्य का अध्ययन आवश्यक बताते हैं। इतिहास तो केवल बाहरी घटनाओं का ब्यौरा दे सकता है, किंतु मन के भीतर होने वाले बदलावों को कैसे समझा जा सकता है? साहित्य के माध्यम से। तो दोस्तों, साहित्य को एक तरह से जो आईना, किसी समाज का आईना समझने की बात कही, वो बालकृष्ण भट्ट जी ने कही। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक रहे हैं
और इनका जन्म इलाहाबाद में सन 1844 ईस्वी में हुआ। ये सारी बातें आप ध्यान रखें और इस निबंध के सारांश को समझें कि महाभारत और रामायण की कथा के आधार पर उन्होंने इस निबंध को मनुष्य के हृदय के विकास के रूप में दिखाया है। उम्मीद है आपको ये सारांश रुचिकर लगा होगा, पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे इस निबंध के बारे में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रचना के साथ, नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें। साथ ही जो लोग नोट्स परचेज़ करना चाहते होंगे, हमारे शॉर्ट नोट्स 170 पेज का पूरा नोट्स है, वो ऑर्डर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। अपना पता भेजकर आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। नमस्कार।